Hello everyone, this is me Rakhi Vyas from Jadwar Group of Institute, and as we know that our President Sir Dr. Sudhakar Rao Jadwar Sir as well as our Vice President Sir Advocate Shardul Sudhakar Rao Jadwar Sir, they always insist to give a new topic or new subject for our viewers. हमें आज जैसे पता ही है कि आजकल बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को यही कंसर्न होता है कि हमारे बच्चे जो भी पढ़ते हैं वो उन्हें याद नहीं रहता, पढ़ते हैं बट एग्जाम में लिख नहीं पाते हैं। ऐसे कई सारे सवाल जो होते हैं वो पेरेंट्स के मन में हमेशा होते हैं। और ये जो हम 9th 10th या कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, उनके भी ज्यादातर यही सवाल होते हैं कि मैं लर्न तो करता हूँ, पर उस वक्त के लिए मुझे याद रहता है, बट एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन जब मैं लिखने जाता हूँ तो मुझे कुछ ध्यान में नहीं रहता। तो इसी प्रश्नों के आंसर देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ी है हमारे आज के गेस्ट मिसेस अर्चना जी डोबा, जो को डायरेक्टर है विवेक डोबा ट्रेनिंग सॉल्यूशन में, उसी के साथ में डिजिटल इन्फ्लुएंसर है, फ्लावर रेमेडी वैसे ही मेमोरी ट्रेनर है, एनएलपी प्रैक्टिशनर है। तो आज मैं इनका स्वागत करना चाहती हूँ जादवर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की ओर से। अर्चना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जादवर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की ओर से। Thank you. Thank you, Jadawar Group of Institute and President Dr. Sudhakar Rao Jadawar and Vice President Advocate Shardul Jadawar और स्पेशली राखी मैम, जिन्होंने लर्न विथ फन ये टॉपिक पे बात करने के लिए मुझे यहाँ इनवाइट किया है। और ये मेरे दिल के बहुत करीब है। ये जो टॉपिक है, मैं पिछले 11 साल से स्टूडेंट्स के साथ काम कर रही हूँ और इसके अमेजिंग रिजल्ट है। तो ऐसे ही मैं कुछ टॉपिक्स या फिर कुछ टेक्निक्स मेमोरी के आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, जिससे आपको पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट आएगा। ठीक है। अभी फन फन यानी क्या? तो जब हम बच्चे थे तब बहुत सारे पिलोज एक जगह इकट्ठा करके उस पे जंप करना, या फिर टूथब्रश का जो ब्रश रहता है उसे कैंडल के ऊपर रखना और उसके जलते हुए बाल देखना, ये सारा हमने फन किया हुआ है। राइट मैम? यस यस। ये बचपन के कुछ अच्छे फन होंगे, बट ये याद रखने के लिए आपको कोई अलग एनर्जी यूज करना पड़ा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आपको इजीली याद है और लाइफ लॉन्ग याद रहेंगे, और जब भी ये याद आता है तो आपको आप वो बचपन में चले जाते हैं। राइट? राइट। इसका मतलब ये है कि याद रखना कुछ आसान आसान ही है, कुछ हार्ड नहीं है। राइट? तो इसके कुछ टेक्निक है। अब बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि हम किसी से मिलते हैं और सडनली 2 साल बाद मिलते हैं तो हमें उनका नाम याद नहीं रहता। तो इसमें हम एक टेक्निक यूज करते हैं, SRA। एस मीन्स स्टॉप, जिससे भी आप मिलोगे तो आपको उसको सिर्फ देखना है। आर यानी उसका नाम रिपीट करना है, और ए यानी किसी से एसोसिएट करना है। अब ये जब हम सुनते हैं तो हमें लगता है, अरे ये क्या चल रहा है, इतना सारा कब याद करेंगे? तो इसकी एक छोटी सी टेक्निक मैं एक एग्जांपल के साथ आपको दूंगी। मेरा सवाल है कि अगर रिया को एक कमरे में बंद कर दिया जाए, रिया नाम की लड़की को एक कमरे में बंद कर दिया जाए, तो उसे एक ही वर्ड में आप क्या बोलोगे? रिया को एक कमरे में बंद कर दिया जाए, तो ये सब आपको एक ही वर्ड में मुझे बताना है। तो हम उसे बोलेंगे बंदरिया। ओके। तो जब भी आप रिया नाम की लड़की को देखोगे, इवन आप जब 99 ईयर्स ओल्ड भी हो जाओगे, तो आपको याद आएगा उसका नाम क्या है? बंदरिया। बंदरिया यानी रिया। तो इसको किसी फन एलिमेंट से एसोसिएट करना है, तो राइट। हम उनका नाम लाइफ लॉन्ग भूल नहीं पाते। ट्रू। अब मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट बोला तो लोगों को लगता है, अरे स्टूडेंट है तो जो वो आ जाके उसको सजेशन देना शुरू करता है। राइट? तो स्टूडेंट में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, उनका टाइम मैनेजमेंट, सोशल प्रॉब्लम, सिकनेस, डिप्रेशन, उनको याद नहीं रहता, एग्जाम का फियर, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कुछ भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। वो खुद इतने प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो अगर हम उनको ऐसे इजी टेक्निक सिखाएं जिससे उनको एग्जाम में या फिर पढ़ाई में बहुत फन क्रिएट हो और उनको एंजॉय हो के सब चीजें याद रहे, तो कैसे रहेगा मैम? बहुत अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि 70 to 80% पेरेंट्स का प्रॉब्लम ही सारा सॉल्व हो जाएगा, और इवन स्टूडेंट्स का भी। राइट।
तो स्टूडेंट में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, तो टाइम वेस्ट एक्टिविटीज। तो पहले हम एक स्टोरी से समझ लेते हैं टाइम वेस्ट एक्टिविटी यानी क्या। एक जॉन नाम का बंदा है जिसे पुणे से गोवा जाना है फ्लाइट से। ठीक है। अब वो पुणे में रहता है तो पुणे में ट्रैफिक तो बहुत है। तो वो क्या करता है, 3 घंटे पहले घर से निकल जाता है, बट उस दिन कोई भी ट्रैफिक नहीं रहता और वो 45 मिनट्स में एयरपोर्ट पे पहुंच जाता है। जैसे ही वो एयरपोर्ट पे पहुंचता है, अंदर जाता है, सब चेकिंग वगैरह होता है, अंदर जाके वेटिंग रूम में बैठ जाता है। अब उसके फ्लाइट को 2 घंटे हैं। तो 2 घंटे क्या करना, तो वो मैगजीन पढ़ता है, न्यूज़पेपर पढ़ता है, फिर भी उसका टाइम पास नहीं हो पाता। फिर वहां पे एक मशीन रहता है और वो वहां जाता है वेट गिनने के लिए। और वो पॉकेट में से एक कॉइन निकालता है और वो उसमें पुट करता है और तुरंत उसमें से एक चीट बाहर आती है। हेलो जॉन, आपका वेट 60 kg है और पुणे से गोवा जाने वाली फ्लाइट आपकी 6 o'clock को है। आपका दिन शुभ हो। ठीक है। अब वो जाके बैठता है, फिर से रीड करता है। फिर वो बोलता है, अरे ये मशीन को मेरा नाम कैसे पता। तो वो बहुत कंफ्यूज होता है। तो वो सोचता है कि शायद मेरा जो जैकेट है उसमें कुछ तो है जिससे ये मशीन मुझे डिटेक्ट कर रहा है। उसमें जो मेरे कार्ड्स है, मे भी उस वजह से ये मुझे डिटेक्ट करता है। तो वो क्या करता है, जैकेट निकाल के साइड में रखता है और फिर से वो मशीन के पास जाता है और उसमें कॉइन पुट करता है। जैसे ही वो कॉइन डालता है, उसमें से एक चीट आती है और उसमें क्या लिखा रहता है, हेलो जॉन, आपकी पुणे से गोवा जाने वाली फ्लाइट 6 बजे है, आपका वेट 60 kg है। वो फिर से सोचता है, यार ये मशीन को मेरा नाम कैसे पता। फिर वो बोलता है, एक काम करते हैं, मैं क्या करता हूँ, चेंजिंग रूम में जाता हूँ और मेरे पूरे कपड़े चेंज कर लेता हूँ। शायद मैं जब अंदर एंट्री कर रहा था तब वो एक वॉचमैन था जिसने मुझे पीठ पे टच किया, तो शायद उसने मेरे बॉडी में कुछ तो इंसर्ट किया जिस वजह से ये मशीन मुझे पहचान रही है। अब वो जाके पूरे कपड़े सब चेंज करके वापस आके वेटिंग रूम में बैठ जाता है और वो कॉइन डालता है। अब उसकी फ्लाइट 6 बजे की है और अभी 6 को 5 मिनट्स कम है। उसका ध्यान नहीं है। फिर वो वापस कॉइन डालता है और जैसे ही वो कॉइन डालता है तो उसमें से एक चीट आती है और बोलती है कि हेलो जॉन, आपका वेट 60 kg है और आपकी पूना से गोवा जाने वाली फ्लाइट अब उड़ चुकी है। आपका दिन शुभ हो। अब ये स्टोरी में हमें लेने जैसा क्या है, तो बच्चों को हमेशा, बच्चे जो होते हैं ना, वो हमेशा जो गलत क्वेश्चंस है या फिर गॉसिप्स है उसी में अटके रहते हैं, बट वो आउटकम पे कभी नहीं सोचते। एक्चुअली जॉन ने ये फ्लाइट के बारे में सोचना चाहिए था, बट वो कहाँ अटका रहा कि इस चीज को मेरा नाम कैसे नाम पता। कैसे? राइट। तो क्या करना चाहिए कि हमें ये चीजों से खुद को दूर रखना है और हमारा एक गोल सेट करना है। ज्यादातर बच्चों के गोल सेट नहीं होते, इसीलिए वो हमेशा फालतू गॉसिप्स में अटके रहते हैं। राइट। अब लर्निंग के भी कुछ स्टाइल रहती है। तो एक 3 टाइप के लोग रहते हैं, एक तो ऑडिटरी, विजुअल और काइनेस्थेटिक, ये तीनों टाइप के बंदे रहते हैं। ओके। अगर हमें पता चले कि ये बच्चा कौन से लैंग्वेज में पढ़ता है, जैसे ये विजुअल है, ऑडिटरी है या काइनेस्थेटिक है, अगर ये हमें पता चले तो हम उसकी हेल्प बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो ये कैसे पता करना, जैसे मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं। आपको रैबिट और कछुए की स्टोरी पता है? यस मैम, यस। उसमें एंड में क्या होता है? जो टॉर्टोइज है वो जीत जाता है। राइट। अब आपको जैसे अभी कोई लड़का है, लड़की है, उसे पता करना है कि एग्जैक्टली उसकी लर्निंग स्टाइल कौन सी है ये तीनों में से। तो उसे क्या करना है, उसके सामने एक टीचर को बिठाना है और राइट। टीचर ने उनको एक टास्क देना है कि रैबिट और कछुए की स्टोरी हम सबको पता है, उसमें कौन जीतता है, कछुआ जीतता है। राइट। अब उसके आगे आपको इमेजिन करके खुद की एक स्टोरी बनानी है जिसमें कोई भी लॉजिक ना हो, क्योंकि ओके। जहाँ पे लॉजिक आता है वहां पे ब्रेन स्टॉप हो जाता है। राइट। राइट। ऐसी स्टोरी बनाना है जिसमें कोई लॉजिक ना हो। तो मैं मेरे स्टूडेंट्स को जब ये स्टोरी बनाने बोलती हूँ तो मैं आपको उसमें से जो विजुअल बंदे हैं वो कैसे स्टोरी बनाते हैं आपको मैं बताती हूँ, यानी समझना आसान होगा कि एग्जैक्टली स्टूडेंट कौन से लेवल का स्टाइल से लर्न कर सकता है। ठीक है।
तो जो विजुअल बंदा रहेगा वो क्या बोलेगा, खरगोश और कछुए दोनों में क्या हुआ। हेलो। Yes, yes, it's audible. It's audible. खरगोश और कछुआ दोनों भाग रहे थे। फिर मैंने देखा कि वहीं बहुत सारी भीड़ थी वहां पे और बहुत से लोग कुछ खा रहे थे। और उतने में मैंने देखा कि ऊपर से एक कौवा आया और उसने कछुए पे पॉटी की। Okay. ये जो विजुअल बंदा है ये हर वर्ड में देखने की बातें करेगा। जैसे आप हमेशा इतने सारे स्टूडेंट्स के कांटेक्ट में आते हैं तो आपको ऑब्जर्व करना है कि ये विजुअल है, ऑडिटरी है या काइनेस्थेटिक है। Right. जो देखने की बातें बहुत करता है वो हो गया विजुअल। अब ऑडिटरी बंदा क्या बोलेगा, वो सारी बातें ऐसी करेगा जो उसने सुनी है, राइट। अभी वो क्या स्टोरी बनाएगा, ऑडिटरी अगर कोई स्टूडेंट है तो वो क्या स्टोरी बनाएगा, वो बोलेगा खरगोश और कछुए दोनों भाग रहे थे और कुछ लोग चिल्ला रहे थे, सब कुछ लोग खरगोश को प्रमोट कर रहे थे, कुछ लोग रैबिट को प्रमोट कर रहे थे। और उतने में मुझे आवाज आया, एक शेर जोर से बोला, कितने आदमी थे। Okay. ठीक नहीं है, बट ये सारी बातें कैसे बोल रहा है, सुनने की। ये Right. विजुअल बंदा नहीं है। अगर हम इसको अगर हम बुक दे तो ये पढ़ाई नहीं कर पाएगा। ये Hmm. कैसे पढ़ेगा, ये सिर्फ टीचर को सुन के पढ़ेगा, क्योंकि Right. ये सिर्फ ऑडिटरी बंदा है। अब काइनेस्थेटिक बंदा कैसे बोलेगा कि मैंने दोनों को भागते हुए देखा, मुझे बहुत फील हुआ, वहां पे इतना धुआं था, वो उनको कितना गर्म लगा होगा, यानी वो फीलिंग की बातें करेगा, Emotions, right. इमोशंस में रहेगा। तो अगर हमें ये तीनों स्टाइल्स पता चल जाए बच्चों की तो हम बहुत इजीली उनको पढ़ा सकते हैं। वही टॉपिक पे उनको वो उनके ही स्टाइल में अगर हम पढ़ाए तो वो एक ही बार में याद कर लेंगे। इतना मैजिक है इसमें। तो सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो स्टूडेंट है वो विजुअल है, ऑडिटरी है या कैनेस्थेटिक है। Okay. अब मेमोरी टेक्निक की बात करते हैं जिसके लिए सब लोग यहाँ बैठे हैं। अब Yes. मैं Thank you. You too. अब मुझे आप बताइए, अगर आपका कोई स्टूडेंट विजुअल है तो आप उससे क्या बोलेंगे, क्या करना है उसको। उसको करना है कुछ पिक्चर्स ड्रॉ करना है, Okay. ज्यादा से ज्यादा कलर्स यूज करना है, नोट्स यूज करना है, तो उसको तुरंत याद रहेगा। Right. ऑडिटरी बंदे को क्या करना है, राइम्स से याद करना है, कोई सॉन्ग से याद करना है, या जो उसने पढ़ा है वो उसको किसी और को टीच करना है, Okay. यानी दूसरों को पढ़ाना है, तो उसका लर्निंग स्टाइल इम्प्रूव होगा। और काइनेस्थेटिक बच्चे अगर आपको पहचानने हैं तो जो बच्चे ज्यादा क्लास में पैर हिलाना या Okay. पेन के साथ खेलना, ये जो बच्चे करते हैं वो काइनेस्थेटिक बच्चे रहते हैं। तो Right. उनकी लर्निंग स्टाइल क्या होती है कि उनको क्या बोलना कि एक कलरफुल पेज लो और उस पे आप कुछ तो नोट्स लिखो और उसको स्टिक करो, यानी जो हैंड मूवमेंट्स उनके जितने ज्यादा होंगे उतनी उनकी लर्निंग ज्यादा। ज़्यादा। Okay. तो ये तीनों अगर आपको पता चले तो बच्चा, कोई भी बच्चा लो मार्क्स नहीं लाएगा, बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएगा। Great. Great. अब मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ, आपको पूरा ध्यान मेरी तरफ रखना है, मेरे हैंड मूवमेंट्स और लास्ट में आंसर भी देना है। Okay. ये स्टोरी शंकर भगवान की है। शंकर भगवान का टेम्पल आप लोगों ने देखा है, हाँ जी। ने देखा है। तो शंकर भगवान ये पोज में बैठे हैं, ठीक है। राइट। और वहां पे एक आदमी काम को है जिसे पावर दिया हुआ है भगवान ने कि वो भगवान से फेस टू फेस बात कर सकता है, ओके। ठीक है। अब वो आदमी हमेशा वहां पे झाड़ू निकालता है, सब काम करता है और वो भगवान को हमेशा देखता है, उनसे बातें करता है। एक दिन उसके मन में आता है कि यार भगवान, आप बहुत दिन से यही पोज में बैठे हो, बस यही। तो मेरी इच्छा है कि आप ये पोज छोड़ के कहीं तो घूमने जाएं, पार्वती गणपति सबको लेके आप टूर पे जाइए, हम्म। ठीक है। तो भगवान हंसने लगते हैं और भगवान बोलते हैं कि यार मैं अगर टूर पे जाऊंगा तो इंसान के तो जबान को कोई लिमिट्स ही नहीं है, वो क्या बोलेंगे, भगवान छोड़ के भाग गए, या हम्म। फिर भगवान डर गए हमारे विश कंप्लीट करने के लिए। तो वो बोलता है कि मैं नहीं जा सकता बेटा। तो वो पीछे पड़ता है, नहीं यार भगवान आपको जाना पड़ेगा, मुझे आपको देख के बहुत बुरा लगता है,
आप दिन भर सबके कंप्लेंट सुनते हो, सबका सिर्फ दुख ही सुनते हो, तो आपको जाना ही है। तो भगवान बोलते चलो, मेरा भक्त इतना मेरे पीछे पड़ा है और भोलेनाथ है, तो वो तुरंत उसकी बात सुन Okay. लेते हैं। वो बोलते हैं कि ठीक है, मैं तो जाऊंगा, बट तुम्हें मुझे दो प्रॉमिस करने हैं। Hmm. पहला प्रॉमिस कि तुम ये एक पोज में बैठोगे, मैं तुम्हें वो पावर दूंगा कि तुम सेम मेरे जैसे लगोगे, और तुम्हें सिर्फ ये एक पोज में बैठना है, ये फर्स्ट है। सेकेंड प्रॉमिस है कि तुम्हें कुछ नहीं बोलना है। ठीक है, कौन सी दो प्रॉमिस है? ये पोज में बैठना है, और और कुछ तीसरा भी है नहीं बोलना है। कुछ भी नहीं बोलना है। हम्म। अब हुआ यूं, भगवान तो चले गए, एक दिन हो गए, दो दिन हो गए, वो बंदा बस ये पोज में बैठा है। हम्म। अब उतने में वहां पे बहुत लाइन लगती है, मंडे का दिन रहता है, और सब लोग भगवान के दर्शन करते हैं। और जैसे ही दर्शन होते तो एक पीछे वाला आदमी आगे वाले आदमी का पॉकेट मार के भाग जाता है। फिर वो हम्म। आदमी पुलिस को बुलाता है, और जिसका पॉकेट चोरी हुआ उसको पुलिस उठा के लेके जाने के लिए तैयार हो जाती है। ओके। उतने में ये जो बैठा हुआ भगवान है, ये क्या बोलता है, अरे अरे रुको, उसने चोरी नहीं की, वो जो भाग गया उसने चोरी की। ओह। और वहां पे भगवान सबको स्टैचू बना देते हैं। और अब मुझे बताइए, भगवान वहां प्रकट हो जाते हैं और शंकर भगवान उससे बोलते हैं, अरे तूने ये क्या किया? अब भगवान क्या करेंगे? अब भगवान कहेंगे कि हाँ तूने ये रूल तोड़ दिया, इसलिए मैं अब वापस भगवान आके बनूंगा। बट इसमें लॉजिक है। सी, भगवान पास्ट का डिलीट नहीं कर सकते, फ्यूचर राइट। में भी वो चेंज कर सकते हैं। राइट। है ना? राइट। ये लॉजिकली आंसर करेक्ट है। फ्रॉम माय लॉजिक इट्स राइट। ठीक है, तो मैं सारे स्टूडेंट्स को बोलती हूँ, ये इसका जो आंसर है वो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, और जिसका आंसर करेक्ट होगा ना, उसको मेरी तरफ से ये बुक फ्री। ग्रेट। ठीक है, और ये बुक में सारे मेमोरी टेक्निक्स है। ओके। तो अब हमारे बुक की तरफ आते, तो हमारे बुक में एग्जैक्टली क्या क्या होता है? एक तो वर्ड्स होते हैं, राइट, सिंबल्स होते हैं या नंबर्स होते हैं। बस ये तीन ही चीजें हमें याद करना है, बाकी कुछ होता है बुक्स में? नो। नो। अब अगर मैं आपको एक ऐसी टेक्निक दूं जिससे ये तीनों बहुत अच्छे से याद रहे, तो बच्चे खुश? यस। बच्चे खुश, पेरेंट्स खुश, और एट द सेम टाइम टीचर्स विल बी वेरी हैप्पी। राइट राइट। तो अब इसे याद करने के लिए बहुत सिंपल टेक्निक है। ये जो है, ये मैंने 10 वर्ड्स लिए। जैसे कोई लॉन्ग आंसर रहता है, उसे अगर आपको याद करना है, तो हम पहले क्या करते हैं, सब पॉइंट्स निकालते हैं। राइट। अब क्या होता है, रट्टा मार के एग्जाम में जाते हैं। तो जैसे ही हम एग्जाम हॉल में पहुंचते हैं, तो हम एक वर्ड अगर इसमें से भूल जाए, तो हम पूरा आंसर भूल भूल। जाते। तो मुझे आप बोलिए, अगर आपके सामने कोई स्कूल का इमेज है, तो आप उसमें सबसे ज्यादा क्या ढूंढते हैं? स्कूल का इमेज है अगर, अगर फोटोज में सारे पेरेंट्स या टीचर्स है, तो आप उसमें से क्या ढूंढोगे? सबसे पहले हम ढूंढेंगे उसमें कि जितने भी अटेंडीज थे, जो सब लोग आए हैं वहां पे या नहीं। और मेनली अगर मुझे फोटो अगर देखना है, तो बट अब वैसे पहले मैं देखूंगी आई एम देयर, आई एम लुकिंग गुड। और अब मेरा स्टाफ कैसा है, मेरा स्टाफ पूरा आया है, मेरे स्टूडेंट्स वहां विजिबल है या नहीं। यानी आई बहुत इंपॉर्टेंट है। यस। और कोई भी स्टूडेंट, जैसे आपने देखा होगा क्लास में, अगर गर्ल्स और बॉयज अगर साथ में हैं, को मतलब दोनों एक क्लास में हैं, तो उसमें आई बहुत इंपॉर्टेंट रहता। अगर कोई टीचर ने कोई लड़की के सामने उसको डांट दिया, तो उसका आई हर्ट हो जाता है, राइट। ट्रू ट्रू। आई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जब भी हम स्टडी करते हैं, तो उसमें आई होना चाहिए, ओके। मैं होना चाहिए। इसके लिए मैं एक बहुत अच्छी स्टोरी आपसे शेयर करना चाहूंगी कि एक क्या होता है, अ, एक साधु होता है जो बहुत बहुत ब्रिलियंट रहता है। हम्म। अब वो साधु के पास इतनी पावर कि वो किसी भी मन की बात तुरंत जान सकता है या फ्यूचर देख सकता है, और उसने अब तक जितने भी प्रेडिक्ट किए हैं वो सब सही हुए हैं। ओके। Right? तो इतनी पावर उसके पास है। तो अभी दो स्टूडेंट रहते हैं,
तो अभी स्टूडेंट को हजम नहीं होता यार, ये अपने से ब्रिलियंट है, तो स्टूडेंट क्या करते, वो दोनों एक दूसरे को मिलते और बोलते चलो हम इसकी एग्जाम लेते हैं, ये साधु की हम एग्जाम लेते हैं। तो वो दोनों स्टूडेंट्स जाते हैं और हाथ में चिड़िया रखते हैं ओके। और साधु के सामने रखते हैं और बोलते हैं कि आप बताओ कि ये चिड़िया जिंदा है या मरी हुई है। तो साधु बोलते, वो भी महान रहते हैं, तो वो बोलते कि यार अगर मैं बोल दूं कि ये चिड़िया मरी हुई है तो वो उसको छोड़ देंगे, और अगर मैं बोलूं कि वो जिंदा है तो ये मुझे झूठा साबित करने के लिए वो चिड़ियों को मार डालेंगे। तो वो साधु उनको बोलते कि देख मुझे पता है तू यहाँ मेरी एग्जाम लेने आया है, अगर मैं तुझे बोलूं कि ये चिड़िया जिंदा है तो तुम इसे मार दोगे, और ये मेरा नॉलेज दिखाने का समय नहीं है क्योंकि ये किसी की जान पे बनी है। तो वो बोलते हैं कि ठीक है मैं बोलता हूँ कि ये चिड़िया मरी हुई है तो तुम इसे छोड़ दो। इसके इस स्टोरी से हम क्या ले सकते हैं कि आजकल बच्चे जो है ना वो क्या करते हैं कि किसी को दिखाने के लिए पढ़ाई करते हैं, खुद के लिए नहीं करते। उनको खुद के फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना है, उनको यही देखना है कि अच्छा मेरा वो फ्रेंड को 2 मार्क्स ज्यादा है ना, ठीक है मैं उसके लिए और करूंगा, यानी ये कंपटीशन हुआ। बट इवन बच्चे नहीं, हम पेरेंट्स भी अगर देखें तो लगभग हमें यही उनकी सोच आजकल नजर आती है कि रादर देन मेरे बच्चे को एक ज्यादा मार्क मिला है, उस पे उनका फोकस होता है, रादर देन कि उसमें सेल्फ इम्प्रूवमेंट कितनी है। उससे ज्यादा इसके बच्चे को हाँ इतने 98 मिले हैं, मेरे बेटे को 99 मिलने चाहिए। सो ट्रूली विच आर थिंग्स यू आर शेयरिंग, सही में सच है वो। पर ये पेरेंट्स भी करते हैं और वो कुछ हद तक बच्चे खुद भी करते हैं। तो बच्चों को हमें ये सिखाना चाहिए कि ठीक है ये टॉपिक जो तुम पढ़ रहे हो ये क्यों पढ़ रहे हो और इसे लाइफ में कहाँ यूज करोगे। अगर राइट राइट। उनकी हो ना तो वो बच्चा पढ़ाई में एक्सपर्ट बने। क्योंकि अभी हो क्या रहा है कि हम उनको पढ़ा तो देते हैं बट वो क्या कंपटीशन या फिर किसी को दिखावे के चक्कर में या पेरेंट्स के दबाव की वजह से वो क्या करता है, रट्टा मार के वहां से चला जाता है, तो वो क्लास तो भी वो पास होता है बट सेम क्वेश्चन अगर उसको अपन एग्जाम के बाद पूछो तो वो स्किप हो जाता है नहीं पूरा। सही बात। तो बच्चों को ये सिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो तुम पढ़ रहे हो ये क्यों पढ़ रहे हो और ये आपको कहाँ यूज होने वाला है। ये दो चीजें अगर कंसेप्ट बच्चों की क्लियर हो ना तो कोई भी बच्चा कम मार्क्स नहीं लाएगा, ये मेरी गारंटी है। अब जब हम लॉन्ग आंसर पे आते हैं तो लॉन्ग आंसर अगर हमें याद करना है तो हम कुछ सब पॉइंट्स निकालते हैं। तो उसके लिए आपको ये 10 चीजें सिर्फ याद करना है। ये अगर याद हुई तो हम इससे कनेक्ट बच्चों को कितना भी बड़ा आंसर, मतलब मैं तो 100 चीजें याद कराती हूँ बट अभी समय बहुत कम है, इसीलिए मैं 1 to 10 चीजें आपको याद करा के दूंगी। अगर इतनी चीजें उनको याद हो गई तो कितना भी बड़ा आंसर या कितना भी बड़ा नंबर आपको बिना देखे बता सकता है। ठीक है। अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि आय बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आप ये स्टोरी में खुद को इन्वॉल्व करना है, मैं आपको आंखें बंद करने बोलूंगी और आपको इमेजिन करना है, बट उसमें आप होंगे मैं नहीं होंगी, जो भी स्टूडेंट ये सुन रहे हैं वो खुद होंगे, हम नहीं होंगे, ठीक है। अब आंखें बंद करना है और देखना है कि एक बहुत बड़ा रेगिस्तान है जिसमें आप फंसे हुए हो, ठीक है। और वहां पे एक सन है जो बहुत धूप दे रहा है, बहुत ज्यादा बर्निंग हो रहा है बॉडी को, और हमारे जो पैर है वो जल रहे हैं। तो वन सन, क्या है वो, रेगिस्तान में सन है। टू शू, जैसे ही मेरे पैर जल रहे हैं तो मैं तुरंत क्या करूंगी, शूज पहनूंगी, ट्रू। ठीक है। तो टू शू, अब मैं क्या करूंगी कि मुझे देखना है कि अब छाव कहाँ पे है, क्योंकि मेरे पैर जल रहे हैं, मुझे बहुत धूप लग रही है। वन सन था, टू शू था। अब वहां पे मैं देख रही हूँ तो मुझे 3 ट्री दिख रहे हैं, तो मैं भागते 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 वो ट्रीज के पास जाके खड़ी हो जाती हूँ और मैं देखती हूँ कि वो ट्री को फल नहीं लगे, उनको 4 डोर लगे। जो दरवाजा होता है वो ट्री को फल की जगह पे 4 डोर से। अब मैंने क्या किया, एक डोर खोल लिया क्योंकि मुझे तो गर्मी बहुत हो रही है। मैंने एक डोर खोला और जैसे ही मैंने डोर खोला
तो वहां से एक स्पाइडरमैन ड्राइव करते आ रहा है। ठीक है। अब वो स्पाइडरमैन ड्राइव करते आ रहा है और मैं तो, मुझे गर्मी सहन नहीं हो रही, तो मैं उसके पीछे बैठ गई। हम्म। अब मैं उसके पीछे बैठ गई। अब मेरा सर दर्द होने लगा, क्योंकि ये इलॉजिकल है ना, स्पाइडरमैन दिखना, मैं इसे रेगिस्तान में फंसना। हम्म। स्पाइडरमैन ने मुझे 6 विक्स दिया। अब वो विक्स जो है वो मैंने सर पे लगाया, और मैंने आंखें बंद कर ली, और मैं, गाड़ी रुकी इसलिए मैंने आंखें खोली, तो मैं देख रही हूँ कि मैं एक हेवन में खड़ी हूँ। ओके। 7 हेवन। ठीक है। देन। मैं कहाँ खड़ी हूँ? हेवन में। अब वहां पे मैं देखती हूँ कि सारी अप्सराएं मेरे पास खड़ी है, जिनके हाथ में 8 प्लेट है। ओके। ठीक है। 8 प्लेट है। अब मैं उसमें वो प्लेट्स ले रही हूँ, और हर एक प्लेट पे मैं 9 लाइन निकाल रही हूँ। हम्म। ठीक है। 9 लाइन 9 लाइन ऐसे मैंने निकाला। और जैसे ही मैंने ऊपर देखा तो मेरे सामने 10 हैन आ गए, और मैं शॉक हो गई, अरे ये क्या हुआ। ठीक है। अब आप मुझे बताइए, 8 पे क्या था? 8 प्लेट्स थी। करेक्ट। मैं कहाँ गई थी? 7। आप कहाँ गए थे? आप कहाँ गए थे? हाँ, मैं अप्सराओं को मिलने गई थी, हेवन। हेवन में गए थे, हाँ सॉरी, एक्चुअली मुझे फर्स्ट रेगिस्तान याद आया कि आप रेगिस्तान में गए थे। ओके, राइट, यू वर देयर इन हेवन, तो राइट। क्या था हमारा? हाँ वन। जी। ठीक है। वन हाँ। सन। अब मुझे गर्मी लगी तो मैंने क्या पहना? 2। शूज पहने आपने। वहां पे फिर क्या था 3 नंबर पे? क्या दिखा? आप थ्री। आपने झाड़ देखे। हाँ, ट्री। 3 ट्री। वो यस। झाड़ पे क्या लगे थे? 4 डोर्स वेयर देयर। डोर्स थे। 5। फिर मैंने वो डोर खोला, और मैं पीछे बैठ के, कौन ड्राइव करते आ रहा था? स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन, यानी 5 ड्राइव। फिर मेरा सर पर पेन हुआ तो 6। विक्स। 7। हेवन। हेवन में गई। ठीक है। जैसे ही मैं हेवन में पहुंची तो 8। वहां पे कौन था? अप्सराएं थी, और उनके हाथ में प्लेट्स थी। 8 प्लेट्स थी। 9 क्या था? आप लाइंस ड्रॉ कर रहे थे आप उस पर। मैंने आंखें खोली तो वहां पे 10 हैन थे। राइट। ठीक है। अब ये जो एक बार ये टेक्निक आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएगी, क्योंकि जो स्पोर्ट्समैन भी रहते हैं वो प्रैक्टिस से ही परफेक्ट होते हैं। अब बहुत बच्चे बोलते हैं अगर ऐसी प्रैक्टिस करते बैठे तो पढ़ाई कब होगी, बट ये हम्म। प्रैक्टिस करोगे तो ये हैबिचुअल हो जाएगा, आपको ओके। याद होने लगेगा, और जैसे ही ये याद होगा तो आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि हम इलॉजिकल स्टोरीज बनाते हैं। ट्रू। राइट। तो अब इसको कनेक्ट करके आपके जो पॉइंट्स है वो आप बता सकते हो। जैसे अगर आप लॉन्ग आंसर को याद कर रहे हो, तो इसी को आपको फॉलो करना है, जिसमें आप खुद हो। फॉर ओके। एग्जाम्पल, आप कोई महात्मा गांधी के बारे में बोल रहे हो, तो उसमें आपको बताना है कि हाँ, मैं खुद महात्मा गांधी हूँ, और मेरे ओके। बॉन्ड डेट ये है, इसी से आपको कनेक्ट करके उसकी स्टोरी बनानी है। तो आप लाइफ में कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि उसमें क्या आया? आई। आई। और आई हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ट्रू। ट्रू। ठीक है। तो ये वेरी एक नाइस टेक्निक। ऐसे 100 वर्ड्स भी आप याद कर सकते हो। अगर मैं आपको पूछूं कि 8 पे क्या था, तो आप तुरंत अभी भी बोलोगे प्लेट। राइट, राइट। स्टोरी कॉमेडी बनानी है, ऐसे आप 100 तक खुद के राइम्स या वर्ड्स लेके स्टोरी बना सकते हो, और ओके। उतना बड़ा आंसर आप ले सकते हो। अब डन। सबसे इम्पोर्टेंट, बच्चों का ये प्रॉब्लम बहुत होता है, क्या? उनका कंसंट्रेशन ही नहीं रहता। पढ़ाई को बैठते हैं, और कहीं से मोबाइल का वाइब्रेशन का आवाज आ जाता है, तो तुरंत वो क्या करते, 2 मिनट फोन देख लेता हूँ करके फोन हाथ में लेते, और वो 2 मिनट के कब 2 घंटे हो जाते उन्हें पता नहीं चलता। ट्रू। ठीक। ट्रू। एक्चुअली एंड ठीक है, 2 साल पहले तक तो ऐसा था कि हम पाबंदी लगा सकते थे बच्चों पर कि नहीं, फोन नहीं लेना है, आपको ये यूज नहीं करना है, बट अब 2 साल में तो सारी दुनिया फोन पर है। आपका स्कूल फोन पे है, आपका क्लास फोन पे है, एवरीथिंग। आई थिंक 80 and 90% ऑफ स्टडी मटेरियल इज अवेलेबल ओवर देयर। वहीं पे स्क्रीन टाइमिंग जो है वो फोन पर ही लगे हुए हैं बच्चे पूरी तरह से।
बट आपने कभी सोचा है कि बच्चे फोन क्यों यूज करते हैं? क्योंकि मेरे पास इतने पेरेंट्स काउंसलिंग के लिए आते हैं कि हमारा बच्चा फोन बहुत देखता है। आपने ऐसे कभी सोचा है कि बच्चा फोन ज्यादा क्यों देखता है? जैसे आपने कहा कि इंटरेस्टिंग चीजें उन्हें देखने के लिए मिलती है उसमें, गेम्स होगा, कलरफुल होगा, मूविंग होता है कंटिन्यूअसली, वेरिएशन होता है उसमें। तो शायद बच्चे ही क्या, हम जैसे बड़े भी जब हम सोचते हैं चलो मैं एक मैसेज देख लेती हूँ व्हाट्सएप पे, सो डायरेक्टली वो सर्फिंग करते करते इंस्टाग्राम, फेसबुक, एंड आई थिंक हम लोग शुरू हो जाते हैं वो सब सर्च करने के लिए, देखने के लिए, क्योंकि वो इंटरेस्ट आता जाता है उस चीज में। तो यही मेरा क्वेश्चन है कि फिर हमें पता है कि ये इंटरेस्ट के लिए हम ये चीज यूज करते हैं, तो हम राइट। उनको ऐसी टेक्निक क्यों नहीं सिखाते जिसमें सच में इंटरेस्ट है और वो पढ़ाई के रिगार्डिंग भी हो? ट्रू, ट्रू। नहीं चाहिए। दिस इज ट्रू, वी शुड डू वहाँ समथिंग। पे पेरेंट्स ने एक्टिव होना चाहिए और बच्चों को ये टेक्निक सिखाने चाहिए, जिससे राइट। उनको इंटरेस्ट आके वो बोल दे कि यार मोबाइल रख साइड में, मैं मेरी भारी स्टोरी बनाता हुँ। टॉपिक पे। तो राइट। ऐसा होना चाहिए, पेरेंट्स ने भी उतना एक्टिव होना चाहिए। अब बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चा पढ़ाई को बैठता है बट उसका ध्यान ही नहीं लगता, हुँ, हुँ। उसके बाद वो तुरंत डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, या उसने पढ़ा तो लिया पर याद नहीं रहता। तो एक्चुअली पढ़ाई की जो टेक्निक है, 20 to 25 मिनट्स ही बच्चे पढ़ सकते हैं। ओके। ये सब रिसर्च होने के बाद लोगों ने कहा है कि 20 to 25 मिनट्स ही बच्चे लर्न कर सकते हैं। अगर उसके बाद वो लर्न करते तो वो सिर्फ बुक पकड़ के बैठते हैं। तो ओ हर 20 to 25 मिनट्स में एक 2 या 3 मिनट का ब्रेक होना चाहिए। तो जैसे मैंने बोला कि कुछ बच्चे ऑडिटरी रहते हैं, तो उन्होंने क्या करना चाहिए, एक सॉन्ग सुन लेना चाहिए। सुनना चाहिए। ठीक है। अभी एक अगर काइनेस्थेटिक बच्चा है तो उसने क्या करना चाहिए, माँ को जाके हक कर लेना चाहिए, क्योंकि वो फीलिंग से समझता फीलिंग है। से है, इमोशन से हाँ। समझते हैं। और जो विजुअल बच्चा है उसने क्या करना चाहिए, कोई ड्राइंग निकाल लेनी चाहिए या कोई मोटिवेशनल कोट पढ़ लेना चाहिए, देखना। तो अगर ये ब्रेक में अगर वो उतना उनका इंटरेस्टिंग वाला काम करे तो 100% उनका कंसंट्रेशन लगेगा। ओके। अब इसके लिए एक बहुत ही सुंदर टेक्निक है जिसे हम बोलते हैं हकालू टेक्निक। और ये पढ़ाई को बैठने के पहले हर स्टूडेंट ने करनी चाहिए। इससे 360 डिग्री जो एरिया है वो पूरा वो कंसंट्रेट कर सकते हैं। इतने अवेयर हो जाते बच्चे पढ़ाई के लिए कि जो भी वो पढ़ रहे हैं, अभी सपोज वो एक पेज पढ़ रहे हैं और हुँ, दूसरा पेज उनका स्किप हुआ बट वहाँ के पॉइंट्स उनके अवेयर हो जाते हैं, यानी वो दिमाग में चले जाते हैं सिर्फ देखने से। हुँ। तो ये हकालू टेक्निक, इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही बार करने से बच्चे कंसंट्रेट हो जाएंगे। हर पेरेंट्स ने ये बच्चों को पढ़ाई को बिठाने के पहले 2 मिनट कराना चाहिए। तो इसकी टेक्निक ऐसी है कि कोई भी एक वॉल पे आपको एक पॉइंट लेना है। ठीक है। वो पॉइंट लेने के बाद ये दोनों हाथ सीधे रखने हैं और ये पॉइंट के बीच में वो देखना है, और धीरे 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 हैंड मूवमेंट्स ऐसे, और वो पॉइंट की तरफ ही नजर रखना है और ऐसे सीधे हैंड होने चाहिए। ओके। ये उनको कम से कम 2 to 3 मिनट्स करना है ओके। जब वो पढ़ाई को बैठे उसके पहले। ओके। इसे हम बोलते हैं हकालू टेक्निक। अभी हमारे पास समय बहुत कम है इसीलिए हम थोड़ा फास्ट फास्ट ले रहे हैं। राइट, राइट। अगर एक एक टेक्निक के बारे में भी मैं बताऊँ तो पूरे 2 से 3 घंटे लगते हैं। ओके। उतना प्रैक्टिस होना, क्योंकि करेक्ट भी होना चाहिए। ट्रू। तो इसे हम बोलेंगे हकालू टेक्निक। अभी अगर मैंने किसी बच्चे को बोला कि चलो प्लैनेट्स के नाम बताओ, कोई भी 9 प्लैनेट्स और सीक्वेंस से बताओ, तो हुँ, उनको याद नहीं रहता है। वो ट्रू। कोई भी एक बोलेंगे फिर एक भूल जाएंगे फिर दूसरा बोलेंगे। तो इसमें ना एक मेनोमेनिक चेन करके आता है। ये एक टेक्निक है मेमोरी की। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, जो भी फर्स्ट वर्ड्स है, जैसे अगर मैं देखूं मर्क्यूरी तो इसका फर्स्ट वर्ड है एम, हुँ, तो मैंने इसका बना लिया माई। ठीक है। वीनस इसका वर्ड है वी, तो हुँ। मैंने इसका बनाया वेरी। तो ऐसे करके मैंने एक सेंटेंस बनाया कि माई वेरी एजुकेटेड मैम जस्ट शो अस 9 प्लैनेट्स। ओके। वर्ड तो मुझे याद रहेगा। हुँ, अभी मैं सोचूंगी एम, एम फॉर मर्क्यूरी, ये तो मुझे याद आ जाएगा। हुँ। बोलूंगी वी, वी फॉर, वीनस। ई फॉर अर्थ,
M फॉर मास। ये पूरे 9 सीक्वेंस से मुझे याद रहेंगे, राइट राइट। एग्जाम में लिखूंगी। तो ये हम कहाँ यूज कर सकते हैं? तो केमिस्ट्री के फॉर्मूले के वक्त यूज कर सकते हैं। ट्रू। आप क्या कर सकते हो कि हर फॉर्मूले का फर्स्ट वर्ड, उसके सब ले लेके आपको एक सेंटेंस बनाना है। अगर वो सेंटेंस आपको याद रहा तो आप पूरा फॉर्मूला लिख सकते हो। जैसे ओके। मैथ्स के भी कुछ फॉर्मूले रहते हैं, तो हम्म। मैथ्स के फॉर्मूले में भी हम यही टेक्निक यूज करते हैं। ओके। नेक्स्ट टाइम जब हम ये सेशन लेंगे तो मैं आपको 2-3 फॉर्मूले भी लर्न करके दूंगी कि आप कैसे लर्न कर सकते हो। और बहुत अमेजिंग टेक्निक्स है। जैसे अगर ट्रिग्नोमेट्री हम लेते हैं, तो अगर आपने कोई भी मूवी, अगर बच्चे मूवी भूलते हैं, कभी नहीं। कभी नहीं भूलते। अब कितने आदमी थे, ये कौन से मूवी का डायलॉग है? शोले। शोले। तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री सीखना है तो बस आप शोले देख के आ जाइए, आपको पूरा ट्रिग्नोमेट्री याद हो जाएगा। ये मेरा चैलेंज है। हाउ, बट कैसे? हम ये अगले सेशन में लेंगे जब आप इनवाइट करोगे। ये श्योरली मैम, बिल्कुल इनवाइट करेंगे, क्योंकि जरूरत है अब बच्चों को इस चीज की। और आप जैसे, हमने जैसे टॉपिक ही लिया है लर्न विथ फन, तो राइट। बिल्कुल इंटरेस्टिंग लग रहा है सब कुछ सुनने के लिए कि कितने इजीली, मतलब मैंने 10 वर्ड्स भी सीख लिए। 1 नंबर पे क्या था, 2 नंबर पे क्या था, 3 नंबर पे क्या था। और है कि इंटेंशनली आई वाज फोकसिंग ऑन दैट, और कुछ कंसंट्रेट करके मैं ये चीज कर रही थी। इजीली, एकदम फन वे में आपने वो चीज जो है वो लर्न करवा दी। तो डेफिनेटली मैम, वी आर गोइंग टू कॉल यू अगेन। तो जैसे अभी ये भी आपको याद हो गया होगा कि प्लैनेट्स कैसे याद रखना है। राइट राइट। केमिस्ट्री या फिजिक्स में भी ये, मैथ्स में भी ये टेक्निक आप यूज कर सकते हो। अब जैसे 7 रेनबोज है, तो वो सीक्वेंस से याद रखना है। तो इसकी भी मैंने क्या किया है, हर एक इसका फर्स्ट वर्ड लिया है। जैसे फर्स्ट वर्ड है वी, आई, बी, जी, आई, ओ, आर। अब विबग्योर, इतना तो मुझे कहीं पर भी याद रहेगा। ट्रू। ठीक है। अब मुझे किसी ने पूछा कि चलो अभी 7 रेनबोज के कलर बताओ, तो मैं क्या बोलूंगी? विबग्योर। वी फॉर वॉयलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू। तो मैं ये अगर सिंगल एक वर्ड में अगर इसको मैं बना लूं, तो ये मेरे लिए याद रखने के लिए बहुत आसान हो जाता है। ट्रू। तो ऐसे सिंपल सिंपल टेक्निक है जो बच्चे अगर यूज करें ना, तो उनको बहुत मजा आएगा। अभी क्यूब रूट, जैसे लोग मुझे बहुत सारे बोलते हैं कि मैथ्स में कैसे मेमोरी यूज होती है। तो मैथ्स के भी बहुत कुछ कुछ टेक्निक्स हैं। बहुत सारे मूवीज में भी दिखाया है कि बहुत बड़े बड़े जो ट्रेनर्स है वो आपको बड़े से बड़े क्यूब्स के क्यूब रूट बता देते हैं विद इन अ सेकेंड विदाउट पेन। तो मेरा जो सेकेंड में बच्चा है वो भी बता देता है। आप कितना भी बड़ा नंबर्स दो, वो 1 मिनट में आपको क्यूब रूट बता देगा उसका। ग्रेट। तो ये टेक्निक मैं आपको सिखा देती हूँ। इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, बच्चों को सिर्फ 1 to 10 तक क्यूब्स याद कराने। ओके। फॉर एग्जाम्पल 1 का क्यूब क्या है? 1। हम्म। ये आपको याद करा लेना है। 2 का क्यूब है 8, 3 का है 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। बस इतना अगर आपने बच्चों से याद किया, तो वो 10 डिजिट नंबर्स के भी क्यूब रूट आपको विद इन अ सेकेंड बता देंगे विदाउट पेन। अब वो कैसे करना है? तो ये सब जो निकाले हैं हमने, 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 3 का 27 है, तो आपको सिर्फ लास्ट की वैल्यू लेनी है 7। ओके। ठीक है। 4 का 64 है, तो इसके लास्ट में क्या है? 4। 4। 5 का 125, तो इसके लास्ट में है 5। 6 का 126 लास्ट में है 6। ठीक है, इतना आपको सिर्फ याद रखना है। आसान है। ठीक है। अब अगर मैं ये याद रखूं, तो ये जो अमाउंट है क्या है? 1331। तो हम्म। अभी लास्ट के 3 नंबर्स मुझे लेना है। तो ये लास्ट के 3 नंबर्स क्या है? 331। ठीक है। हम्म। अभी ये इसमें भी लास्ट क्या है? 1। तो अगर 1, तो यहाँ पे 1 कहाँ दिख रहा है मुझे? 1 के यहाँ पे, राइट। तो मैं यहाँ लिखूंगी आंसर 1, और 1 यहाँ पे वापस 1 है, तो इसका आंसर रहेगा 11।
इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। वन ओके। सेवन टू एट ठीक है, अभी इसके लास्ट के 3 डिजिट है 7 to 8। ठीक, राइट। अब ये 8 कहाँ पे आया हुआ है? 2 के यहाँ पे, राइट। तो मैं यहाँ लिख दूंगी 2। और 1 कहाँ पे है? 1 और 8 के बीच में है, इसलिए 1। तो इसका आंसर आएगा 1 2, यानी 12। हम ओके। एक्सप्लेन करते हैं। अभी ये 197, अभी इसके लास्ट में 7 है, तो लास्ट में 7 किसके आया है? 3 के। ओके। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 3। और 2 किसके बीच में है? 1 और 8 के, सो मैं यहाँ लिख दूंगी 1। तो इसका आंसर रहेगा 13। ओके। अभी फोर्थ, 7 4 4, 4 कहाँ पे है? लास्ट टू डिजिट्स आर 4। हाँ, 4 के, राइट। राइट। तो मैं यहाँ लिख दूंगी 4। और 2 कहाँ पे आता है? 1 और 8 के बीच में, इसीलिए मैं यहाँ लिख दूंगी 1। ओके। 14 आंसर। अब 3375 का अगर हमें निकालना है, तो 5 किसके पीछे है? 3375। 375, उसमें का जो 5 है, ये 5 के नंबर्स में किसके पीछे है? तो 125 के। ओके। ओके। इसके शुरुआत में जो आपने बताया उसके पीछे देखना है। तो ये ओके। 5 यहाँ पे है, तो इसका आंसर आएगा 5। और 3 किसके बीच में आता है? 1 और 8 के, राइट। राइट। तो मैं 1 लूंगी, यानी इसका आंसर रहेगा 15। ग्रेट। अगर ये 5 डिजिट नंबर्स है, तो आप लास्ट के 3 निकालोगे और फर्स्ट 2 किसके बीच में आता है वो चेक करोगे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्यूब रूट निकालना। तो ये कितना भी बड़ा अमाउंट रहा तो भी आप क्यूब रूट आसानी से विदाउट पेन निकाल सकते हो। सिर्फ आपको याद करना है 1 to 10 के क्यूब्स। आसान है। राइट। ठीक है, यस यस, इट्स इजी। अब आपको कुछ अच्छे डाउट है? से और बहुत जल्द कर पाएंगे। राइट, ऐसे काफी टेक्निक्स है जिससे आप बहुत सारे मैथ्स के ट्रिक्स भी सॉल्व कर सकते हो। बहुत सारे टेक्निक है हम्म। जो अगर टीचर सीख ले तो बच्चे आउट ऑफ ही स्कोर करेंगे, यानी उनको अब लगेगा कि किसको फर्स्ट रैंकिंग दूं। ग्रेट। आपके कुछ क्वेश्चंस? क्वेश्चन है, जैसे आपने बताया कि मैथ्स के लिए हम लोग टेक्निक आपने बहुत अच्छी बताई, ट्रिग्नोमेट्री के लिए आपने बहुत अच्छी टेक्निक बताई। बेसिकली पेरेंट्स के कुछ सवाल ऐसे होते हैं जैसे कि उनको एग्जाम में याद रखना है। आपने जैसे बताया कि लॉन्ग आंसर्स भी बच्चे याद रख सकते हैं, बट जब हमारा सिलेबस इतना वास्ट होता है, ठीक है, उसमें अलग-अलग सब्जेक्ट होते हैं, साइंस होता है, हिस्ट्री होता है, मराठी लैंग्वेजेस होती है। तो ये सबके यदि अगर बहुत बड़े-बड़े आंसर्स है और कुछ फैक्चुअल बिट, जैसे साइंस में हमें होता है कि साइंटिफिक लैंग्वेज में ही लिखना होता है। तो ये चीज़ों को भी ये टेक्निक के साथ हम कर पाएँगे? राइट, ये भी टेक्निक है। मेमोरी टेक्निक में टोटल आपको 12 टाइप्स के टेक्निक्स आते हैं। ओके। हर जगह पे आप यूज कर सकते हो, अलग अलग जगह के। तो ओके। ऐसे ऐसे टेक्निक है जो बच्चे सिर्फ जान भी लेना तो उनको मजा आता है और वो करना शुरू करते हैं। बट मैं ओके। कहा कि जैसे अभी बच्चा 10th में है और आप उसको बोलोगे चल अब तू मेमोरी टेक्निक यूज कर, तो वो उसके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये हुँ, दोनों चीजें उसके लिए नई है। 10th हुँ, या हुँ। ऑलरेडी पेरेंट्स का या फिर पहचान वालों का बहुत बर्डन रहता है। तो मेरी इच्छा है कि अगर बच्चे फोर्थ से या थर्ड से ही ये टेक्निक की प्रैक्टिस शुरू करें अलग अलग, तो राइट। 10th में जाने तक तो वो इसमें मास्टर्स बन जाएंगे, क्या बात है! है ना। ग्रेट। तो ऐसे ही आप जैसे आपने बोला कि साइंस में कुछ टेक्निक्स है क्या याद रखने के लिए, तो हाँ है। साइंस में भी ऐसी टेक्निक है जो साइंटिफिक वर्ड्स से आप याद रख सकते हो। ओके। हम्म। और जैसे आपने कहा कि बच्चे जब भी पढ़ाई के लिए बैठने वाले हैं, सो यू हैव शोन वन टेक्निक कि एक आपको सेंटर के वहाँ कॉन्सेंट्रेट करके, और फिर जैसे आपने कहा कि बच्चों को जैसे अलग-अलग तरीके से वो सीखते हैं। कुछ हम्म। लोग सुन के सीखते हैं, कुछ लोग देख कर सीखते हैं। जो काइनेस्थेटिक काइंड ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, वो इमोशंस के साथ में सीखते हैं। बट इन अ सिंगल क्लास देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स। मतलब तो वो कैसे बैलेंस कर पाएँगे हम जब उन्हें सिखाते हैं या पढ़ाते हैं तो? इसीलिए टीचर्स ने क्या करना चाहिए, पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि अगर मेरे क्लास में 40 बच्चे हैं,
तो इसके आप अलग अलग गेम्स के थ्रू भी समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप क्या करो कि एक टेबल पे बहुत सारा मेसी सामान रख दो, जिसमें हम्म। डस्टर है, चौक है, पर्स है, मोबाइल है, जो भी है वो एक टेबल पे रख दीजिए। और है ना, स्टूडेंट्स को बताइए कि है ना, जाके सिर्फ देख के आओ, और है ना ओके। बुक में लिखना शुरू करो कि आपने वहां पे क्या क्या देखा। हम्म। ठीक है, तो अब उसमें से जो बच्चे विजुअल रहेंगे वो सारा करेक्ट लिखेंगे। हम्म। यानी आपने ये डिफाइन कर लिया कि चलो मेरे क्लास में ये 20 बच्चे जो है ये विजुअल है, ये देख के सीखने वाले, तो आप उनके लिए क्या करोगे, पीपीटी करोगे। या फिर टॉपिक पढ़ा रहे हो, अगर पॉसिबल है तो वो टॉपिक उनको ड्रामा के थ्रू समझाओगे। ठीक है, तो आपको ये समझ गया 40 में से 20 बच्चे जो है ये विजुअल है। अब हम्म। ऑडिटरी अगर आपको पता करना है, तो ये जो बच्चे रहते हैं ये मिमिक्री बहुत अच्छा करते हैं, ओके। जो ऑडिटरी रहते हैं, क्योंकि इनको सुनना है तो ये वॉइस मॉड्यूलेशन भी अच्छा सुन के तुरंत उसको बता सकते हैं। तो ऑडिटरी बच्चों को अगर आपको देखना है या समझना है कि ये ऑडिटरी है क्या नहीं, तो उनकी हर बातों में सुनना सुनना, मैंने ये सुना मैम, मैंने ये किया मैम, मैंने ये सुना सुना, ऐसे बहुत वर्ड्स आएंगे। तो आपने समझ लेना, अच्छा ये 10 बच्चे जो है ये सिर्फ सुनने में बिलीव करते, तो आप क्या करोगे, जो भी टॉपिक पढ़ाओगे उनको क्या बोलोगे, जो सुनने वाले बच्चे हैं, कि आप दूसरों को सिखाओ, क्योंकि ओके। सिखाते वक्त वापस वो क्या करेंगे, सुनेंगे। सुनेंगे। और जो काइनेस्थेटिक बच्चे उनको आप थोड़ा इमोशनल कर दो कि यार तू अगर फर्स्ट आया ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वो इतना काइनेस्थेटिक रहता है कि वो कुछ भी करके वो फर्स्ट आके दिखाता है। ओके। और ये बच्चे, ये जो बंदे रहते हैं ना काइनेस्थेटिक, ये थोड़े स्लो लर्नर रहते हैं, बट इनकी पॉजिटिव बात ये रहती है कि ये एक बार जो भी पढ़ लेते हैं ना, ये लाइफ में कभी नहीं भूलते। ओके। इनकी ये बात बहुत बहुत अच्छी रहती है। जो एक बार अगर ये फील्ड से सीख लें तो ये कभी नहीं भूलते। तो अगर आपके क्लास में 40 बच्चे हैं, और अगर टीचर को पता है इसमें से इतने बच्चे ये है, इतने ये है, तो इतने ये है, तो टीचर ने अगर एक टॉपिक पढ़ा दिया, उसको रिपीट सिखाने के लिए बोल दिया बच्चों को, या उसकी पीपीटी दिखा दी, यानी सब बच्चे कनेक्ट हो जाएंगे, और राइट। सब बच्चों की लर्निंग स्टाइल और इम्प्रूव हो जाएगी। ओके। ओके। थैंक यू सो मच अर्चना जी। मैं सही में आपको बता नहीं सकती हूँ, आई एम सो हैप्पी टुडे टू हैविंग ऑन आ प्लेटफॉर्म, बिकॉज आई हैव सीन एंड जैसे मैं आपको जानती हूँ पिछले कई सालों से, और मैंने जो रिव्यूज देखे हैं, मतलब जो पेरेंट्स आपकी तारीफ करते हैं कि नहीं हमारे बच्चे में काफी इम्प्रूवमेंट है, और ओवरऑल इम्प्रूवमेंट है, द पर्सनालिटी दे हैव इम्प्रूव्ड, स्टूडेंट्स ने भी काफी पर्सनालिटी उनकी इम्प्रूव की है आपके और विवेक सर के गाइडेंस में। और इवन मैंने ये भी देखा कि आजकल के जो चैलेंजेस होते हैं, इवन वी हैड वर्ड ऑन दैट एज वेल, कि जो भी है न्यू जनरेशन है उन्हें कैसे हैंडल कर सकते हैं, टीनेजर्स जो है उन्हें कैसे हैंडल कर सकते हैं। इवन जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं उसी तरह से पेरेंटिंग टिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज, क्योंकि जहाँ पे एक बच्चों को उन्होंने उनको पाल पोस के बड़ा करना है, इवन वो खुद भी नहीं समझ पा रहे कि हम ये कैसे करें। तो आपका और सर का, विवेक सर का इतना अच्छा रोल है सोसाइटी में, कि जहाँ पे बच्चों को आप गाइडेंस देते हो, उनका फ्यूचर कहीं ना कहीं आप बहुत ब्राइट करने की कोशिश करते हो, पेरेंट्स को गाइड करते हो, बिजनेस कोचिंग आपका चलता है, ओवरऑल बच्चों की सभी की डेवलपमेंट के लिए आप इतना जो काम कर रहे हो, really I'm thankful to that. And even today my parents, my students, on behalf of Jadwar Group of Institute, I would like to thank you कि आपने ज्वाइन करके इतनी अच्छी बातें हमारे साथ शेयर की, और डेफिनेटली वी आर गोइंग टू add some that techniques to in our syllabus and curriculum as well. So thank you so much ma'am for joining with us. थैंक यू। और जाने से पहले मैं एक पेरेंट्स को टिप देना चाहूंगी कि क्या होता है, बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारे बच्चों को है ना वर्ड्स याद नहीं रहते हैं, या जी। फिर वोकेबुलरी जो है वो बहुत पुअर है। तो हम्म। ऐसे पेरेंट्स के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छी टेक्निक है। तो उन्होंने क्या करना है, हर बार जब शाम का खाना साथ में खाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों को माँ और पापा की बहुत ज़रूरत है। उनको मोबाइल से भी ज़्यादा फैमिली की ज़रूरत है आज की कंडीशन में। तो शाम का खाना जब आप लोग साथ में खाते हो, तो टेबल पे बैठते वक्त मम्मी पापा दादा दादी जो भी घर में है, सबको एक टास्क देना है
कि खाना शुरू करने से पहले, जो अगर भगवान का नाम लेते तो बहुत अच्छी बात है, बट खाना शुरू करने के पहले हर किसी ने 5 इंग्लिश वर्ड सीख के आना है और ये टेबल पे बताना है। अब ओके। अगर घर में 2 लोग हैं, अगर सिर्फ हस्बैंड वाइफ और बच्चा है, तो वो 2 लोगों के कितने वर्ड्स हो गए? 10 वर्ड्स हो गए। और वो हाँ। बच्चे 5 वर्ड्स, यानी 15 वर्ड्स डेली रेगुलरली पेरेंट्स और बच्चे सीख सकते हैं। ट्रू। ट्रू। आसान टेक्निक है। उसके बिना मैं खाना नहीं दूंगी, ये स्ट्रिक्ट करना है कि मैं भी 5 वर्ड्स, तो इसमें आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, पेरेंट्स ने भी ये रूल फॉलो करना है। फाइव राइट। वर्ड, या फिर कुछ 5 अच्छी चीजें जो मोबाइल रिगार्डिंग ना हो। ओके। जैसे जैसे अभी मोबाइल का यूज बढ़ रहा है ना, तो बच्चों में फीलिंग्स कम होते जा रहे हैं, क्योंकि हम्म। ह्यूमन टच नहीं रहा है। तो ट्रू। ह्यूमन टच छोड़ के अगर कुछ अच्छी बातें, जैसे किसी को कुत्ते को रोटी देते हुए देखा, अरे मम्मी मुझे अच्छा लगा कि वो आदमी ने वो डॉग को हेल्प किया, ऐसी 5 बातें जो फीलिंग्स रिगार्डिंग हो, ये बच्चों से करवाना चाहिए या फिर पेरेंट्स ने भी करनी चाहिए। इससे राइट। क्या होगा कि उनके वोकेबुलरी भी स्ट्रांग हो जाएगी, उन्हें फीलिंग्स का मतलब समझने लगेगा। तो ये बहुत छोटी सी टिप है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, और आई होप कि सब लोग फॉलो करेंगे। और बिल्कुल। थैंक यू सो मच कि मेरा हार्ट टचिंग टॉपिक है ये, जिसके लिए आपने मुझे बुलाया। थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू सो मच अर्चना मैम, थैंक यू।